global, boy, I ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और ये हमारा पॉडकास्ट नंबर 4 था और इसमें हम रिमेनिंग लीग्स को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, जो लीग 1 और बुंडेसलीगा ये हम दोनों इकट्ठी लीग्स को लीग को कवर डिस्कस करेंगे। ज़रा पॉडकास्ट ज़रा देर बाद आई है, वो ड्यू टू पर्सनल इश्यूज, मुझे पता है पॉडकास्ट काफ़ी हम लोगों ने लेट जी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। जी लीग 1 पहले हम डिस्कस करेंगे हसन, बुंदेसलीगा नहीं, बुंदेसलीगा बाद में करेंगे। जी पहली गेम बताएं हसन, कौन सी है? पहली गेम है PSG वर्सेस ब्रेस्टियोस, जो कि ये पोचेटिनो की सेकंड गेम है और पहली विन लीग 1 की, क्योंकि जो पहला गेम थी पोचेटिनो की वो तो ड्रॉ हुई थी सेंट एंटनी के अगेंस्ट, तो नाउ ये सेकंड गेम थी पोचेटिनो की। जी बिल्कुल, ये सेकंड गेम थी। चले इनके देखते हैं स्कोर लाइन्स क्या गई हैं। इनकी ब्रेस्टियोस के साथ गेम थी PSG की, जिसमें इन्होंने 3-0 की विक्ट्री क्लीन शीट के साथ। और स्टैट्स हसन बता दें इनके। स्टैट्स इनके हैं, जो PSG ने शॉर्ट टेक ऑन्स किए हैं वो 22 हैं, जिनमें से 11 ऑन टारगेट है, और ब्रेस्टियोस ने 12 और 2 ऑन टारगेट है उनकी। हाँ जी, और 61% पोजेशन PSG की है और 39% पोजेशन ब्रेस्टियोस की है। और एक चीज़ है कि ये 4-3-3 के साथ आए हैं PSG वाले, जबकि हम लोग पोचेटिनो को उधर देखते होते थे तो 4-2-3-1 के साथ आते होते थे उधर, जबकि इधर थोड़ा नया स्ट्रक्चर मार्किनियोस तो सॉरी सेंटर पर आंद्रे हरेरा, वराटी, गयू, यानी ये बिल्कुल 3 इनकी मिडफील्ड थी। और देखा जाए विदाउट एम्बापे और नेमार स्टार्ट किया था। नहीं एम्बापे था, एम्बापे सब हो गया था। और प्लस दूसरी बात ये है कि इसमें क्या कहते हैं, इकार्डी ने भी अपना रिटर्न किया इस मैच में, तो एक अच्छा ही पॉजिटिव स्टार्ट है PSG के लिए। और ब्रेस्टियोस का भी बता दूं 4-4-2 से वो डिफेंसिव के साथ आए थे डिफेंसिव लाइनअप के साथ आए थे। जी इनके अब गोल्स भी देख लें किसने मारे हैं। पहला गोल कीन ने मारा, मोइजे की, जो मेरे ख्याल से यूवेंटस से आया है। बिल्कुल यूवेंटस से ना एवर्टन से यूवेंटस से थ्रू एवर्टन। दूसरा मायरो इकार्डी ने और तीसरा हमारा पाब्लो सराबिया ने। जी गोल डिस्कस कर लें ज़रा इनके। पहला गोल किस तरह? पहला गोल मोइजे कीन ने मारा था एक सेट पीस सिचुएशन से। क्रॉस आई दी मरिया का, क्रॉस मार्किनियस का हेडर पोस्ट पे हिट हुआ था, फिर कीन ने आके टैप इन नहीं हेडर मार के, वही टैप इन नहीं की चीज है क्या गलती होगी सॉरी, हेडर मार के गोल किया था। दूसरा गोल किया था आइकार्डी, उसमें जो एम्बापे की ड्रिबलिंग थी और तो बहुत ही फिट थी, इनसाइड बॉल दी और अच्छा फिनिश था इकार्डी में देख रहा हूँ। प्लस एक चीज मैं बताता, जो एक तो हम लोगों ने थोड़ी ये डिले बनाई, जो इकार्डी की गेम थी ना ये OM मार्सिया के अगेंस्ट, जो इनका मिड वीक में फाइनल हुआ है, वो बहुत जबरदस्त थी। उसमें इकार्डी की गेम वो हम डिस्कस तो नहीं करें क्योंकि वो लीग कप इन्होंने विन किया, बट स्टिल इकार्डी की 11 डेज में फर्स्ट ट्रॉफी, प्लस ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। प्लस मैंने इकार्डी का इसलिए बात करनी थी क्योंकि अर्जेंटीनियन है, और आप देखें कि पोचेटिनो भी अर्जेंटीनियन, तो अच्छी कॉम्बिनेशन इनका बन सकता है, और प्लस इकार्डी को अच्छा यूज कर सकते हैं पोचेटिनो। जी बिल्कुल। और अब देखें, अब एम्बापे जो है वो स्ट्राइकर नहीं है, एम्बापे वो विंगर है। जब उसको अब स्ट्राइकर खिलाएंगे तो PSG को शायद मुश्किल होगी गोल्स को। होती है क्यों नहीं हुई? आप यूनाइटेड वाली गेम देख लें जो चैंपियंस लीग में, उसमें जो स्ट्राइकर खिलाया हुआ था बिल्कुल डल था एम्बापे उस गेम में। जी बिल्कुल। जी ये तीसरा गोल भी अब डिस्कस करें, पाब्लो सराबिया ने इकार्डी की असिस्ट पे गोल किया था, मतलब हाफ में आके एक असिस्ट और एक गोल किया। और पाब्लो सराबिया का अच्छा फिनिश था टॉप कॉर्नर पे उन्होंने, टॉप कॉर्नर नहीं बॉटम कॉर्नर सॉरी, उसमें उसने फिनिश किया है। जी बिल्कुल। जी ये गेम डिस्कस हो गया सर, और क्या आप उसके कुछ और कहना चाहेंगे? प्लस मैं एक ये बात कहना चाहूँगा इसमें कि जो अभी इनके हुलियन बर्नार्ड और जो क्या कहते हैं लेफ्ट बैक हैं, वो अभी तक इंजर्ड है, जिसकी वजह से बेकर इनका अच्छा लेफ्ट बैक मेरे ख्याल से अच्छा ही है, बट स्टिल वहां पर मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से ये लोग ज्यादा अटैक नहीं कर रहे थे, ये ज्यादा उसकी तरफ फ्लोरेंसी की साइड से ज्यादा अटैक कर रहे थे मे बी मेरे ख्याल से। और लेफ्ट साइड से आप देखा जाए केलो नावास ने 2 सेव्स भी बहुत क्रूशियल किए। देखा ना बेकर थोड़ा डिफेंसिवली बड़ा, यानी इतना कोई अच्छा फुल बैक बट स्टिल इंप्रूव कर रहा है। और क्या कहते हैं यूलियन बर्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी टीम में, जो आना चाहिए। और बस यही मेरा कहना था। जी बिल्कुल, ये गेम डिस्कस होगी PSG की। अब आगे गेम है लियोन वर्सेस रेनिस। ये बहुत एक अच्छी गेम थी विदाउट अ डाउट, क्योंकि बहुत
बहुत लोग देखते नहीं है लीग वन। एक मिनट मैं आपकी सॉरी बात कर रहा हूँ, हम बताते चले, हम यहाँ टॉप टीम्स जो है ना, टॉप 3 टीम्स उनको डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज्यादा इनसाइड गेम मतलब टॉप 6 टॉप 5 जिस तरह हम पिछले करते हैं उनको नहीं डिस्कस कर। बिल्कुल जी आप बताएं। लियोन वर्सेस रेनिस एक अच्छी गेम हुई जो कि ड्रॉ हुई। जी ड्रॉ हुई, 2-2 से ड्रॉ हुई बिल्कुल। और इसकी हम स्टैट्स भी देख लें, 13 शॉट्स लिए हैं लियोन ने, 14 लिए हैं रेनिस ने, 4 ऑन टारगेट लियोन की, 6 ऑन टारगेट रेनिस की, 45% पोजेशन थी लियोन की और रेनिस की थी 55% पोजेशन। प्लस लियोन एक जो रूडी गार्सिया जो इनके मैनेजर है उनके अंदर बड़ा इनका अच्छा रन जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने 2-0 कर दिया था, हाँ जी बिल्कुल क्या कहते हैं रेनिस ने, तो लग रहा था कि रूडी गार्सिया की टीम की स्ट्रीक टूट जाएगी, बट स्टिल उन्होंने काफी अच्छा कवर अप किया। प्लस ये जो इनकी फॉर्मेशंस थी वो थी 4-1-4-1 और उनकी थी 4-3-3 जो कि बहुत अटैकिंग थी रेनिस। मेरे ख्याल से इतना अच्छा खेल गया जितना आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। थे। बिल्कुल। और जो स्टेफन इनकी टीम है वो बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम, यूलियन स्टेफन मेरे ख्याल से, और इनकी एकेडमी बहुत अच्छी है रेनिस की कह रहे हैं क्योंकि बड़ा अच्छा टैलेंट निकाल रहे हैं। प्लस जो इन्होंने एनजोंजी जो इनकी सीडीएम लास्ट ईयर भी बात यही कर रहे थे कि रेनिस को मसला इनकी सेंट्रल जो डीप मिडफील्ड कामाविंगा वो एज अ कैम भी मेरे ख्याल से खेलता है, कैम बहुत जबरदस्त, वो सीडीएम भी खेलता है। मैंने नहीं सीडीएम नहीं, मेरे ये कह सकते हैं कि एक उसको बॉक्स टू बॉक्स भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी भी उसके पास काफी है। कामाविंगा एक अच्छा टैलेंट आया इस टाइम यूरोप में, जिसने उसने फर्स्ट गोल अपना फ्रांस की तरफ से किया। बिल्कुल डेब्यू गोल था उसका बहुत अच्छा है। फ्रांस की जनरेशन तो इस टाइम फुल ऑन टॉप पे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखें स्काउट भी फ्रांस के प्लेयर्स हो रहे हैं। और प्लस जो मैं 4-3-3 में एक चीज ऐड करना चाहूंगा इनकी क्या कहते हैं रेनिस की, जो इनका प्लेयर है ये ग्रैनियर, जो इनका जो विंग साइड से जो रन निकालने वाला है, जो मिडफील्डर है बेसिकली, मगर इस गेम में वो विंगर खेला था। ये एक मुझे बड़ी अच्छी चीज उसकी नजर आई ग्रैनियर, मतलब हर पोजीशन वो क्या कह सकते हैं उसको, एक टैक्टिकल प्लेयर बहुत अच्छा। और क्या कहते हैं रेनिस के बारे में, और डीप मिडफील्ड की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया एनजोंजी के आने। जी अब गोल देख लें, 2-2 था, रेनिस की तरफ से गोल मारा था ग्रैनियर ने और बोरीगियोर्ड ने, और लियोन की तरफ से मेम्फिस डिपाई, बिल्कुल, और नेदरलैंड नंबर 10 और बड़ा अच्छा गोल किया था मेम्फिस डिपाई ने। और दूसरा मारा था डेनियर ने, ये जो इनका सेंटर बैक बड़ा मेरे ख्याल से डेनियर को भी क्लब्स अप्रोच कर रहे थे। अच्छा सेंटर बैक है, स्ट्रांग है, हेडिंग में भी अच्छा है। प्लस मैं लियोन के बारे में एक नई चीज ऐड कर दूं, जो उनके स्ट्राइकर है मूसा डेम्बेले, वो एटलेटिको मैड्रिड चलेंगे रेस्ट ऑफ द सीजन, लेकिन इस गेम में वो खेले थे, मूसा डेम्बेले खेले थे। जो असिस्ट था डिपाई को उन्होंने ही दिया था, मेम्फिस डिपाई को, हाँ उन्होंने दिया था, मूसा डेम्बेले ने दिया। अच्छा, लेकिन मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो ये चले गए में है, क्या कहते हैं लोन पे एटलेटिको मैड्रिड। जी बिल्कुल, अब गोल डिस्कस कर लेते हैं अपने। जी बिल्कुल, गोल डिस्कस कर लेते हैं। पहला गोल मारा था ग्रैनियर ने, जो बहुत अच्छी लॉन्ग बॉल, वन टच। आप देखें ये तो ऐसे प्राइम बार्सिलोना आपको आगे नजर आ, बाकी प्राइम बार्सिलोना बहुत प्यारा, जो सेंटर बैक ने जो लॉन्ग बॉल दी थी, और जो विंगर ने जिस तरह कहते हैं ना ड्रॉप करके जो बॉल कैच करके उसको ग्रैनियर को पास किया, बहुत जबरदस्त बिल्डअप। लेकिन वो उस डिफेंस पे मैं कहूंगा उस राइट विंग पे बहुत जगह खाली छोड़ दी। बिल्कुल उसने इजीली मेरे ख्याल से बॉल पकड़ के राइट बैक वो उसने काफी स्पेस दी थी लियोन के राइट बैक ने उस जगह पे। जी और उसका लेफ्ट बैक ने राइट से अटैक, लेफ्ट बैक आएगा। हाँ राइट से अटैक हो रहा है तो लेफ्ट बैक आएगा। ओह सॉरी, हाँ लेफ्ट बैक राइट बैक, तो क्या कह रहा है बातों में, वो सॉरी पोजीशन मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, वो थी लेफ्ट बैक की पोजीशन थी। जी बिल्कुल। और वो अच्छा अंदर को उसने पास दिया था, स्ट्राइकर को दिया जो क्या कहते हैं, जब उसने ग्रैनियर को पास, जो उसका बैक फ्लिक थी वो बहुत प्यारी थी, जिस पे ग्रैनियर ने बहुत अच्छा फिनिश किया था। और सेकंड गोल बोरीगियोर्ड ने किया। हाँ जी, बोरीगियोर्ड ने सेकंड गोल किया था, वो भी क्या नाम है क्रॉस पे बॉल आई थी मेरे ख्याल। हाँ जी बिल्कुल, क्रॉस पे बॉल नहीं क्रॉस पे बॉल ही आई थी, वन टच कामाविंगा पहले हाँ बिल्कुल साइड पासिंग से बॉल लेके आए, फिर विंग पे बॉल दी। ग्रैनियर का बैक फ्लिप थी जिसपे बोरीगियोर्ड ने बॉल पकड़ी, फिर अंदर से गोल
क्या नाम है, उसने पहले गोल मारा, कीपर ने सेव किया, फिर टैप इन हुआ। मेरे ख्याल से ग्रैनियर बड़ा इनका देखा जाए तो इसके ऊपर काफी गेम रिलाई करती है इनकी रेनिस की एक गेम मुझे याद आ रही है चेल्सी वाली, जिसमें उन्होंने काफी टफ कंपटीशन दिया था। उनका स्ट्राइकर है जिसका नाम नहीं याद आ रहा, उसने बहुत अच्छी गेम की, तो उनके कीपर ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोमिस उसकी गोमिस कीपर का नाम था। ये उस वक्त जो चेल्सी वाली गेम में जो ग्रैनियर का रोल था वो बहुत जबरदस्त था उस गेम में। और देखा जाए लियोन की तरफ से, लियोन फुल ऑन डिपेंडेंट मेम्फिस डिपाय जी, एक गोल एक असिस्ट। और गोल पहले डिस्कस कर लें फिर बाद में जरूर करेंगे। डिपाई का पहला गोल बहुत अच्छा था, और बूसा डेम्बेले का क्रॉस और अच्छा वॉली पे गोल मारा, कंट्रोल करके गोल मारा था। और डैनियर का गोल मेम्फिस डिपाई की बहुत प्यारी बॉल, और आप डैनियर को भी कहें, उसने हेडर मारा कीपर से, स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, बॉडी जैसे विंसेंट कंपनी टाइप जी बिल्कुल लुक देता है, और उस तरह उसने गोल मारा। ये गेम 2-2 से रिटायर होगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेम्फिस डिपाई के पीछे इस टाइम ये बिल्कुल अभी इस टाइम ट्रांसफर रडार पे है, क्योंकि एक तो ये फ्री एजेंट तो मेरे ख्याल से समर में होंगे, कि अभी है फ्री एजेंट, समर में होंगे अभी 5 मिलियन इनकी रिलीज क्लॉज है। और मेम्फिस डिपाई के पीछे इस टाइम बार्सिलोना है, यूवेंटस है, और लिवरपूल भी है, प्लस और एक और क्लब मैनचेस्टर सिटी भी मेम्फिस डिपाई के पीछे अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्या कहते हैं इनका कनेक्शन नजर आया। और मेरे ख्याल से मेम्फिस डिपाई एज अ स्ट्राइकर फॉर बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि जरूरत है दोनों को, बहुत अच्छा काम खेल सकता है। जी बिल्कुल। लिवरपूल के बारे में मैंने एक चीज कहनी थी कि इनको वैसे क्यों मेम्फिस डिपाई चाहिए, इनके पास वो है तो सही डिएगो जोटा जो कि इनकी वो पूरी कर देता है। इनको शायद मेरे ख्याल से सलाह माने आपको जिस तरह नज़र आ रहे हैं डाउनफॉल में, शायद इसलिए इस सीज़न को बचाने के लिए कह सकते हैं कोई इनको, वो लिवरपूल को तो सेंटर बैक की जरूरत है, वो एक अलग बात है, वो हम बाद में जी बिल्कुल ये गेम भी डिस्कस होगी। नेक्स्ट गेम पे मूव ऑन करेंगे जो कि है मोनाको वर्सेस एंगर्स। और ये गेम मोनाको ने विन की है 3-0 से विद क्लीन शीट जी। और इनके स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये थे मोनाको ने 13 शॉट्स टेक की थी जिनमें से 4 ऑन टारगेट थी, और एंगर्स ने 6 टेक की जिनमें से 2 ऑन टारगेट गई, और 56% के पोजेशन थी मोनाको के पास और 44% पोजेशन थी एंगर्स के पास। और ये देखा जाए तो निको कोविच के अंदर ये टीम है, ये बिल्कुल इसी सीजन उन्होंने टेक ओवर किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं निको कोविच। और प्लस अगर इनकी हम फॉर्मेशन की बात करें तो 4-4-2 के साथ आई क्या कहते हैं निको कोविच की टीम, और प्लस एंगर्स जो आई है वो 4-2-3-1, लेकिन 4-2-3-1 डिफेंस उनका 4-4-2 में हो रहा था, चेंज फॉर्मेशंस हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से मोनाको ने अपनी इधर देखा जाए तो डिफेंसिव लाइन जो थी, डिफेंसिव लाइनअप ऑन द पेपर शो की हुई थी, जो विद द बॉल थे वो लोग 4-3-3 हो जाते थे मोनाको वाले। जी गोल अब मैं आपको बताता चलूं, पहला गोल मारा था जी मैरीपियान ने, दूसरा मारा था वोला ने, तीसरा मारा था जोवेटिच ने। केविन वॉलैंड ने सेकंड गोल मारा। हाँ जी मैंने सेकंड गोल, केविन वॉलैंड ने सेकंड गोल। पहला गोल जो मैरीपियान ने मारा था वो एक अनएक्सपेक्टेड गोल था, क्रॉस आया विंग पे तो कीपर ने सेव किया, फिर डिफेंडर को लगा, फिर एक जाके फिनिश, काफी पिंग पोंग वाला गोल हुआ था। दूसरा वॉलैंड का गोल जो था अच्छा गोल था, मतलब उन्होंने फुल सेटअप करके मारा, ब्राजीलियन डिफेंडर ने थ्रू बॉल दी उसको विंग पे अंदर अच्छा टैप इन बना के केविन वॉलैंड ने अच्छा गोल मारा। और केविन वॉलैंड देखा जाए तो ये लेवरक्यूजन के प्लेयर है जो कि इधर मोनाको जी। और जोवेटिच का भी अच्छा गोल था, ये आई गेस वॉलैंड का असिस्ट था इसमें, किसमें? हाँ जी वॉलैंड के मैनी गैन ने बॉल मिस की थी, और तो उससे योवेटिच क्या नाम है वॉलैंड ने बॉल उससे छीनी थी और जाके योवेटिच को प्रेस करके बॉल दी। और लेकिन जो मैनी गैन थी उसकी गलती थी, वो बॉल पास करने के दरमियान से मतलब थ्रू ऐसे मतलब ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे, वहां से केविन वॉलैंड ने, आप कह रहे हैं कि वाइडली टू सेंट्रली इतना अच्छा प्ले नहीं जिस तरह कह सकते हैं कि एक अच्छी बॉल दे सकता है, वो पास कर सकता था, वो शॉट भी डिफेंस को दे दे, लेकिन उसने आगे जाने की कोशिश की जिससे केविन वॉलैंड ने अच्छा मतलब प्रेस करके बॉल छीनी और योवेटिच को बॉल दी, और योवेटिच का अच्छा टॉप कॉर्नर फिनिश था। और अच्छा योवेटिच का टॉप कॉर्नर वाकई बहुत जबरदस्त था, और ये गेम वो लोग जीत गए जी। ये होगी लीग 1 की हमारी डिस्कशन। तो इसका भी अगर हम बता दें प्लेयर ऑफ द बिल्कुल प्लेयर ऑफ द वीक है मेम्फिस डिपाई, क्योंकि मेम्फिस डिपाई ने बिल्कुल अपनी टीम को क्या कहते हैं डिफीट, जो उनकी विनिंग स्ट्रीक को वो उसने बचाया था आके, एक गोल और एक असिस्ट जी। और टीम ऑफ द वीक जो 20 टीम्स में से थी वो मुझे लगता है PSG और मोनाको के दरमियान
आ सकती, कौन से आप? मुझे लगता है मोनाको जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने शॉट्स भी कम खाई, डिफेंसिव फेज में भी अच्छे रहे हैं इन्होंने। शॉट्स मतलब देखें 12 शॉट्स बिल्कुल ज़्यादा थी। इनके डिफेंसिव इश्यूज हैं पीएसजी के। वो मार्किनियोस सीडीएम टाइप प्लेयर है, वो आगे जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इनको एक सेंटर बैक की जरूरत है। हो सकती है, बट स्टिल मेरे ख्याल से अब पीएसजी देखा है काफी बेटर है, चलें कर सकती है अपने पॉच की गेम है, पॉच को एक ऐसा गिफ्ट दे देते हैं। चलें पीएसजी को हम इस टाइम गेम ऑफ द टीम ऑफ द वीक देते हैं जी। बिल्कुल, अगली गेम है जी बुंदेसलीगा, जर्मन लीग की टॉप टीम्स को ही हम लोग कवर करेंगे। बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया मönchengladbach, बोरुसिया डॉर्टमंड और रेड बुल लाइप्जिग। और कोइंसिडेंस चेक करें, चारों की गेम भी आपस में होगी, जिसकी वजह से ज्यादा हमें सिर्फ 2 गेम्स डिस्कस करनी प्लस एक एंड पे हमारे पास बुंडेसलीगा की हम एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं। वो हम ये मैचेस डिस्कस करने के बाद आपको एक चीज बताएंगे। और वो कोई ज्यादा देर में 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स तक हसन आपको लेके जाएंगे, बस कि आपका ज़्यादा आप सुनना चाहें तो कोई मसला नहीं, सुन लें, हम बताते हुए तो कोई नहीं शर्म करेंगे जी। बिल्कुल, बायर्न म्यूनिख और मönchengladbach पहली गेम हम डिस्कस करने लगे, जिसमें बायर्न ने 2-0 अप होके बॉटल की लीड से। और ये आपको बताते चलें कि क्या जो कीपर है उनके मैनुअल नॉयर की 10 गेम्स विदाउट क्लीन शीट, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है इनका बुंदेसलीगा में इन डिफेंसिव फेज में बिल्कुल। पहले गोल्स हम देख लें किसने मारे हैं। एक लेवेंडोव्स्की ने मारा है बायर्न की तरफ से। लेवेंडोव्स्की नहीं, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। क्या हो गया? सॉरी गलती होगी। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने मारा है, लियोन गोरेट्स्का ने मारा है, उधर से हॉफमैन ने 2 गोल मारे हैं, और फिर न्यूहाउस ने तीसरा गोल मारा। इनके स्टैट्स नाम बोला तूने न्यूहाउस जी बिल्कुल। इनके अब स्टैट्स डिस्कस कर रहे हम लोग, बिल्कुल कर लेते हैं। पोजीशन वाइज देखा जाए तो बायर्न म्यूनिख 67% है और 33% मönchengladbach। वो जाहिर है उन्होंने एंड पे डिफेंस कर दी थी। और 16 टेक शॉट्स की हैं बायर्न म्यूनिख ने, और 4 ऑन टारगेट थी, क्या कहते हैं, और उन्होंने की शॉट्स टेक किए 8 और 4 ऑन टारगेट। दैट्स गुड। और 4-2-3-1 वही जेजन प्रेसन वाली पोजीशन, सॉरी लाइनअप, और इनकी 4-4-2 जिसमें मेरे ख्याल से ये 4-1 हो जाते हैं विद द बॉल। ये तो डिफेंसिव फेज में ये 4-4-2 जाते हैं जी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने जो गोल क्या कहते हैं पेनल्टी पे मारा था, वो न्यूहाउस ने क्या कहते हैं, आप देख लें वो तो सिर्फ रेड कार्ड भी हो सकता था, मेरे ख्याल से हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल ही हाथ लगा के जैसे वो क्रिकेट खेल रहे वो फील्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में न्यूहाउस ने उनको क्या कहते हैं गेम जितवाई, विलन से हीरो बना। बिल्कुल। रोहित गोरेट्स्का का तो अनएक्सपेक्टेड गोल था, सानी चला रहा था। एक चीज उसमें मैं कहना चाहूंगा, उनके जो डिफेंडर हैं उधर मönchengladbach के, वो उनके ऊपर प्रेस ही नहीं कर रहे। जैसे होता है ना कि टैकल मार ले, और मुझे मार्क रोजा की टीम के साथ यही एक कह लें कि इख्तलाफ रहेगा, इनकी टीम में कोई वो चीज़ ही नहीं है कुछ जाके फर्स्ट टाइम टैकल मारे, बॉल विन करें, यानी कि फुल ऑन प्रेस, यानी एक डिफेंडर का प्रेशर होना चाहिए एक प्लेयर के ऊपर, बिल्कुल स्पेस दे रहा आने की। और लियोन गोरेट्स्का ने इजीली शॉट टेक की और गोल, अच्छा गोल था, आउटसाइड द बॉक्स गोल अच्छा था विदाउट अ डाउट, वो तो कोई हम उसमें नहीं, लेकिन स्टिल ये गलती है उनके डिफेंस। और देखिए वहां से साइड भी फ्री थी, साने इतने फ्री थे, अगर गोरेट्स्का को कोई टैकल मार तो वो उनका लिए फ्री गोल था, उनको कोई जरूरत नहीं थी। गोरेट्स्का क्योंकि टैकल मारा, गोरेट्स्का ने तो शॉट ही टेक कर रही जब इतनी स्पेस दे रहे थे। और टैकल भी किस बात का मारना, वो उनमें कोई यानी जो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट 20 या 30 मिनट्स थे, उनका यही मसला था, ज्यादा प्रेस ही नहीं कर रहे थे, यानी टैकल ही नहीं कर रहे थे। जिस तरह कहते हैं ना, आप एक एग्जांपल ले लें, रैमोस एक टाइप जैसे डिफेंडर, उसको होता है वो फर्स्ट टाइम बॉल मारकर टैकल मार के बॉल विन करता है। इनके डिफेंडर्स में वो चीज नजर नहीं आई। जबकि मैं गिंटर ऐसा इतना एग्रेशन वाला तो डिफेंडर नहीं है, बट स्टिल गिंटर से ये चीज एक्सपेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि वो लीडर टाइप सा एक डिफेंडर है। बिल्कुल। चलें अब दूसरी गेम, उनके गोल डिस्कस कर लें। इनके गोल हो गए। अब हॉफमैन ने दोनों गोल स्टिंडल के असिस्ट पे, स्टिंडल इतनी प्यारे लाइन ब्रेकर्स दे रहा था ना, मैं कहता हूँ
जो उसने जो बोटिंग कह रहा हूँ सॉरी, सुला और जो अलाबा की इतनी गंदी डिफेंडिंग, इतनी गंदी मैन हाई लाइन मेंटेन करते हैं। यानी सुला अगर आप पीछे है तो अलाबा पता नहीं कितना निकल के इतना गैप, यानी कि समझ लेंगे कुछ 100 मीटर के गैप्स दे रहे होते हैं, इतनी प्यार से वो बॉल प्ले कर। और स्टिंडल दोनों असिस्ट बहुत अच्छे, मतलब थ्रूज दोनों बहुत अच्छे थे। और हॉफमैन के दोनों अच्छे फिनिश थे बिल्कुल जबरदस्त। और जो एंड पे जो नॉयहाउस ने जो गोल किया वो तो जो एम्बोला का क्या कहते हैं, हॉफमैन का असिस्ट था, और नॉयहाउस का जो फिनिश था, व्हाट अ फिनिश, वो भी टॉप कॉर्नर था, राइट फुट से टॉप कॉर्नर, बहुत जबरदस्त। मार्क रोजा देखा जाए जो मॉन्चेनग्लैडबाच की जो टीम है, उनसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। वो मार्क रोजा एक बहुत सिटी बिल्कुल मैनचेस्टर सिटी के साथ, और ये मेरे फेवरेट मैनेजर है। देखा जाए तो आरबी लाइप्जिग में जैसे मैं नाम भूल गया उसका मैनेजर का, वो उसका मैनेजर का नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, वो जो सबसे यंगेस्ट हैं यूलियन नागल्समैन, कैसे मैं नाम भूल गया, यूलियन नागल्समैन। और मार्क रोजा को देखें, उन्होंने एक बिल्कुल नई क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, नया कल्चर जर्मन फुटबॉल में ला के डेवलप किया। जैसे हॉफमैन का होता है कि प्रेस करना है, यानी जो 4-4-2, जैसे अभी ये विदाउट वो थे अपने मेन मैन प्ले और थ्योराम के, जैसे प्ले और थ्योराम को होता है गंदी तरह प्रेस करना फाइनल डिफेंसिव फेज में ओपोनेंट टीम की जाएगी, यानी फुल ऑन फुल प्रेस करना। जबकि इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने हॉफमैन को भी थोड़ा डीप रखा, यानी कि उन्होंने डिफेंसिव फेज में इनिशिएट प्रेसिंग की उन्होंने, यानी कि आने दिया अपनी टीम को, और जैसे आके जैसे फिर बाद में शायद ये काउंटर पे शुरू खेल, लेकिन इन्होंने तो जितने प्यार से बना के होता है, यानी डिफेंस भी कह सकते हैं बायन का, लेकिन देखा जाए कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहते हैं काउंटर फेज में गोल मारे, लेकिन जो इनका जो बिल्डअप प्ले था ना वो बहुत जबरदस्त। चलें जी, ये गेम डिस्कस हो गई, अगली गेम करें ब्रुसिया डॉर्टमंड वर्सेस आरबी लाइप्जिग। जी बिल्कुल, इसमें ये जो गेम है ये ब्रुसिया डॉर्टमंड 3-1 से जीते हैं, अवे थे ये लोग, और जिसमें से पहला गोल मारा था जेडन सैंचो ने, दूसरा बाकी अर्लिंग हॉलैंड ने मारे थे। अर्लिंग हॉलैंड के ये 12th गोल है सीजन का, और 25 गेम्स में 25 गोल्स मारा था। बिल्कुल। और रोइस के 2 असिस्ट थे, और सैंचो के 1 गोल 1 असिस्ट, और सैंचो का 1, और हॉलैंड के 2 गोल थे। हॉलैंड के 2 गोल थे बिल्कुल, और उनकी तरफ से 1 मारा था अलेक्जेंडर सोलरोथ। मैं एक यहाँ पर चीज कहना चाहूंगा, और ये पहली गेम है मींस आफ्टर 14 मंथ्स के जो आरबी लाइप्जिग के फर्स्ट हाफ में 0 शॉट्स ऑन टारगेट थी। एक चीज में यहाँ पे यूलियन नागल्समैन की टीम से मुझे एक इख्तलाफ रहेगा। देखा जाए, आपको पता है पोल्सन विदाउट एक बिल्कुल आउट ऑफ रिदम प्लेयर है। जब अलेक्जेंडर सोलरोथ परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मेरे ख्याल से उनको अलेक्जेंडर सोलरोथ को स्टार्ट कराएं, और पोल्सन को नहीं लाना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती की। और बिल्कुल इनके स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं। 15 शॉट्स टेक की हैं ब्रुसिया डॉर्टमंड ने, जो 6 ऑन टारगेट थी, और आरबी लाइप्जिग ने 12 क्या कहते हैं शॉट्स टेक की हैं, और 4 ऑन टारगेट थे। पोजीशन वाइज देखा जाए तो ब्रुसिया डॉर्टमंड कम, वो तो वैसे हमें पता है नागल्समैन जरा बॉल अपने पास रखते हैं, और जो इनके डिफेंडर थे वो 4 नंबर की जो शर्ट पहनते हैं, वो उपामिकानो नहीं, उपामिकानो नहीं, 4 नंबर की, मुझे मेरे ज़हन से नाम जा रहा, बिल्कुल अभी याद भी आया था मुझे, वॉरॉन के थे कि वॉरॉन था उनका नाम, बिल्कुल। उन्होंने बहुत गंदी डिफेंडिंग की है इस गेम में। उन्होंने मार्को रोइस ने सीरियसली बिल्कुल मैं कहता हूँ बॉल के साथ आउट क्लास किया, प्यार से एक ड्रिबल, एक शोल्डर ड्रॉप कट के, इतनी प्यार से उन्होंने क्या कहते हैं ड्रिबलिंग की है इनके अगेंस्ट। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता नागल्समैन की टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल, पहले गोल डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला जेडन सैंचो ने गोल मारा, अर्लिंग हॉलैंड नहीं, ये वाले गोल में वो दूसरा था, जो जेडन सैंचो को जो बैक फ्लिक थी उसकी, हाँ जी, वो रोइस की, वो तो परफेक्ट काउंटर अटैक अगर आपने देखना है। हॉलैंड का बॉल था, हॉलैंड का देखा जाए प्री असिस्ट था, हॉलैंड ने बॉल दी इनसाइड रॉइस को, रॉइस की बैक फ्लिक जेडन सैंचो, मतलब आप तीनों को दिखेंगे इस गेम्स में। मेरे ख्याल से तीनों गोल्स में आप इन तीनों ने बहुत ज्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन, तीनों ने कंट्रीब्यूट। मेरे ख्याल से मार्को रोइस बहुत इंपॉर्टेंट मैन है, और वो कैम वो वाला अपना पकड़ रहे हैं रिदम। और देखा तो इनका मैनेजर सैक हुआ था ल्यूसियन फेयर, जो इसकी जगह ये एडन ट्रूजेक आए हैं, जो कि बहुत टर्जेक आए हैं, सॉरी,
एडन टेरज़ेक आए हैं मेरे और ख्याल से स्पेलिंग काफी अच्छी लिखे हुए वो गलती होगी। पता नहीं क्या लिखता है ये। स्पेन असल में जर्मन्स और इनके नामों में भी बहुत मसला होता है, जर्मन्स और फ्रेंच और इनके फ्रेंच के तो नहीं इतना मसला होता जितना इटालियंस का इटालियंस का मसला होता है, उनमें तो बोलते हुए भी बंदे को बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन ये राइटिंग को भी थोड़ा समझना चाहिए ना। जी इस अगली बारी हसन सही लिखेंगे जी। पहले अब बैक टू द गेम, और दूसरा गोल मारा था अर्लिंग हॉलैंड ने, बहुत सारा डिफेंसिव उसने 5 मैन को ड्रिबल करके जेडन सैंचो के पास किया, जेडन सैंचो का वाइड से सेंट्रली प्ले, और हॉलैंड का जो गोल था वो बहुत मजे का। एमरे चैन की बैक फ्लिप थी उसको, एमरे चैन की के मार्को रोएस की? नहीं वो एमरे चैन की थी, फिर फर्स्ट टाइम बॉल अंदर को डाली थी सांचो ने, मार्को रोएस नहीं थी उसमें। अच्छा, लेकिन इसमें 5 बंदे ट्रिपल किए थे। हाँ वो तो हॉलैंड ने, वो तो उसका एक वर्ल्ड, मुझे लगता है हॉलैंड एम्बापे से अच्छा है। आप क्या कहेंगे इसमें? मेरे ख्याल से हॉलैंड अच्छा है, मेरे ख्याल से एम्बापे से तो अच्छा, बट स्टिल लोग एम्बापे की बिगेस्ट स्टेज पे अभी तक देखा जाए तो एक ही बिग परफॉर्मेंस है जो क्रोएशिया के, वो भी उसमें देखा जाए उसने एक गोल मारा था और एक अर्जेंटीना के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में, मेरे राउंड ऑफ 16 मेरे ख्याल से हॉलैंड स्टेप करता है टीम के लिए, हॉलैंड गोल भी करता है। हॉलैंड मेरे ख्याल से जो बुंडेसलीगा की जो टीम्स हैं, बेशक बहुत लोग इसको फार्मर्स लीग कहते हैं और कह भी सकते हैं कोई कंपटीशन है, बट स्टिल जो इनकी गेम्स होती हैं, क्योंकि जर्मन फुटबॉल की जो जेजन प्रेसिंग है वहां पर खेलना एक टफ चीज है, और इनमें देखा जाए इनकी ओल्ड जैसे राइवलरीज बड़ी हैं जर्मन, और ये देखा जाए जैसे ऊपर बायर्न वर्सेस मुंचेनग्लाडबाख पे ये ओल्ड क्लासिक था जो कि मेरे ख्याल से लास्ट भी मेरे ख्याल से बोरुसिया मुंचेनग्लाडबाख ने इनको कमबैक पे ही हराया था। बिल्कुल, और ये करते रहते हैं, क्या कहते हैं, इनकी ओल्ड राइवलरीज को भी देखा जाए, जैसे जो ओल्ड फर्म डार्बीज जो है जर्मन फुटबॉल इम्पैक्ट रखती है यूरोप में। और तीसरा गोल डिस्कस कर लें हॉलैंड का, जिस पे रोइस की थ्रू वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन और अच्छा हॉलैंड ने टच लेके कीपर को काटा और गोल किया। वो बाद में अलेक्जेंडर सोलरोथ की वही क्रॉस था, क्या कहते हैं, एंजेलिनो का क्रॉस था बिल्कुल, और सोलरोथ ने क्या कहते हैं फर्स्ट पे पहले हेडर पे से बर्की का सेव था, फिर टैप इन मारा था। और 12 शॉट्स भी देखा जाए ना जो इन्होंने टेक की हैं, ये मेरे अच्छी बहुत बुरी फुटबॉल थी इनका, वो जैसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं, नागल्समैन साइड। जी बिल्कुल। अब जो हम आपका मेन टॉपिक आपको कहना चाह रहे थे हसन, मेरे ख्याल से हम पहले प्लेयर ऑफ द वीक डिस्कस कर लेते हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ स्टेंडल गए हैं। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मंथ स्टेंडल है, लेकिन प्लेयर ऑफ द वीक मैं हॉफमैन को दूंगा। हॉफमैन या मार्को रोइस और अर्लिंग हॉलैंड, इनको भी आप कहना चाहें तो, लेकिन मेरे ख्याल से हॉफमैन, क्योंकि हॉफमैन ने बिग कम बैक मारा है, कम बैक में बिल्कुल हॉफमैन प्रेशर में एक जो गेम डिलीवर करते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये गए हैं। अब एक सवाल कि क्यों अमेरिकन यंगस्टर्स ज्यादा जर्मनी में आते हैं? आपको क्यों अमेरिकन यंगस्टर ला लीगा में दिखेंगे या प्रीमियर लीग में क्यों नहीं दिखेंगे, या फ्रेंच में क्यों नहीं दिखेंगे? आपको क्यों ज्यादा अमेरिकन यंगस्टर्स जर्मनी में दिखेंगे? ये आज का हमारा टॉपिक था, क्योंकि बुंडेसलीगा को हम डिस्कस करने लगे हैं पहली दफा, तो मैंने सोचा कि ये साथ ही हम डिस्कस कर लें व्हाई यूएस प्लेयर्स जॉइन बुंडेसलीगा। पहली बात यंगस्टर्स, वो एक ही बात है, यूएस प्लेयर्स या यूएस यंगस्टर्स। नहीं, आप मेरी भी गलतियां निकाल रहे थे। ठीक है। और इसमें एक चीज ये, जबकि देखा जाए इनकी पेरेंट लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लैंड है, इनको वहां पे जाना चाहिए। जी बिल्कुल। ये इसलिए इंग्लैंड नहीं जाते क्योंकि ड्यू टू इमिग्रेशन रूल्स। अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो आपको एक वर्क परमिट की जरूरत होगी, प्लस आपको 16 अबव होना चाहिए, और जिसने कहते हैं ना कि जो क्लब आपको अडॉप्ट कर भी रहा है इंग्लैंड में, उसमें आपको सबसे पहले क्या कहते हैं वो वर्क परमिट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, जो कि आप एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, ना तो उधर आपको ज़रूरत पड़ती है वर्क परमिट की, ना आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अबव 18 हो। आपको ये होना चाहिए 16 ईयर्स ओल्ड, प्लस आपका वर्क परमिट का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। जो क्लब आपको अडेप्ट कर रहा है वो आपको बस ये बता दे कि वो आपको एक इतनी अर्निंग वेज देगा और ये आपको एथलीट बना देगा ये क्लब, जो कि ये क्या कहते हैं, दैट्स वाई यूएस प्लेयर्स जो हैं वो जर्मनी आना ज़्यादा पसंद करते हैं। और बात रही लैंग्वेज की, लैंग्वेज का इधर इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप ये मार्क रोजा को देख लें, हांजी फ्लिक वगैरह को देख लें, ये बेसिकली पढ़े लिखे लोग होते हैं, जर्मन्स बेसिकली पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनको एक मैं डॉक्यूमेंट्री भी पढ़ रहा था जर्मन मैनेजर
मैनेजर्स के ऊपर, वो बताते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करवाई जाती है, यानी डिफरेंट 5 लैंग्वेजेस पर क्या कहते हैं कंपलसरी होती हैं। फर्स्ट अपनी पेरेंट लैंग्वेज जर्मन, दूसरी फ्रेंच क्योंकि फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल करीब करीब वो, फिर तीसरी इंग्लिश बोलते हैं ये लोग, फोर्थ पे आती है क्या कहते हैं ये स्पेनिश लगा लें, ये बोलते हैं। स्पेनिश तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इन है वैसे, लेकिन और फिफ्थ पे आती है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जो लैंग्वेज है, जैसे डैनिश बोलते हैं, स्वीडिश बोलते हैं, ये लोग भी ये 5 लैंग्वेज ये कंपलसरीज रखते हैं, जिसकी वजह से इधर लैंग्वेज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जो अभी तक के जो स्टार्स आए हैं यूएस टू क्या कहते हैं स्टार्स आए, वो आए हैं जी पुलिसिच, रेना मैकनी, टेलर एडम्स और जॉश सार्जेंट, मैथ्यू होप और लियोनेस। ये मेन स्टार्स जो अमेरिकन यंगस्टर्स, जो आपको मैकनी देख लें वेंटस के मेन मैन, पुलिसिच चेल्सी के मेन मैन, रेना डॉर्टमंड के मेन मैन, और टायलर एडम्स उनका आरबी लाइप्जिग, वो बेंच से आके गोल मारा था उन्होंने जो ये सेमीफाइनल्स में के क्वार्टर फाइनल्स में अगेंस्ट एटलेटिको, बड़ी बिग गेम बिग स्टेज पे उन्होंने आके परफॉर्म किया। और जॉर्ज सार्जेंट जो कि देखा जाए इस टाइम बिल्कुल क्या कहते हैं अभी ये आरबी लाइप्जिग में थे मेरे ख्याल से, लेकिन ये स्टुअर्ट गार्ड चले गए हैं ऑन द लोन, लेकिन ये भी परफॉर्म कर रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस मैथ्यू होप की हैट्रिक जो बिल्कुल अभी रिसेंटली जो शालका 4-0 जीती है अपने मतलब पूरे साल में, वो पहली विन उनकी। और लियोनेस जो कि वॉल्सबर्ग के जो विंगर है। और हमने ये तो बता दिया कि लैक ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, यानी कि जर्मन इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं अप्लाई करते, जिस वाई यूएस क्या कहते हैं यंगस्टर्स आते हैं बुंडेसलीगा। प्लस फिलाडेल्फिया यूनियन स्पोर्टिंग डायरेक्टर अर्नेस्ट टैनर ने भी कहा था, फिलाडेल्फिया के जो यूनियन स्पोर्टिंग डायरेक्टर है अर्नेस्ट टैनर, उन्होंने कहा था कि जो आप जर्मनी में फुटबॉल देखी जाए वो होती है क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल होती है इनकी, और जिस तरह कहते हैं वो टेक्निकली फिजिकलिटी, ये बड़ा स्पोर्ट है। ये जो आप देखा जाए अमेरिका में सबसे ज्यादा खेली जाती है रग्बी, जो कि बड़ी पेसी गेम है, और इसलिए वो कहते हैं कि जो उनके बच्चों की जो आप समझ रहे हैं ना ग्रोइंग एज होती है, उनमें ये रग्बी बहुत ज्यादा वो खिलाते हैं अपने बच्चों को। इसकी वजह से वो कहते हैं पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिजिकलिटी उनकी स्ट्रांग होती है, इसलिए कहते हैं कि ये जर्मन फुटबॉल में दोनों ये चीजें चल सकती हैं। बेसबॉल भी देख लें, उसमें भी आपको पेस, उसको आपका मेंटली फास्ट होना पड़ता है मेरे ख्याल से, और स्ट्रांग फिजिकली भी होना पड़ता है। ये गेम्स आपको ये एग्जांपल मिलेगी अल्फोंसो डेविस की, आप देख लें, वो कैनेडियन बेशक है, कैनेडियन नॉर्थ, बेसिकली इस टाइम हम नॉर्थ अमेरिका को कवर कर रहे हैं, तो देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में जो अल्फोंसो डेविस है बहुत जबरदस्त, उन्होंने पेसी है, वो पेसी है, फिजिकलिटी भी सही है, सब बेस्ट है। और प्लस वो एक टाइम पे ये 11 ईयर से 14 ईयर्स तक 3 सालों में रग्बी की बड़ी अच्छी है। नॉर्थ अमेरिका को आप कह लें एक वर्ल्ड पावर है, उनकी ग्रोथिंग प्लेयर की, उनकी ग्रूमिंग उनके प्लेयर्स की, वो और एक अच्छा एथलीट उनको यहाँ से मिल सकता है। और वैसे भी अब यूरोप को ना थोड़ी क्या कहते हैं अपनी ईगो कम कर लेनी चाहिए इनके बारे में, यूएस प्लेयर्स को पहले, क्योंकि ये इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे अब। और लास्ट दो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो कोरी गिब्स हैं जो कि इंटरनेशनल टर्न्ड एजेंट है। उनमें उन्होंने बताया कि जो फिजिकलिटी, टैक्टिकली, मेंटली और टेक्निकल साइड पे अमेरिकन प्लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हाँ जी। और कहते हैं कि टेक्निकल साइड में आप कह लें कि जर्मन्स बहुत इनको इम्प्रूव करा सकते हैं, फिजिकलिटी और मेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, जो कि इनको आराम से क्या कहते हैं ये टेस्ट को पास कर सकते हैं। और दूसरा जो फाइनल मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कि फॉर्मर यूएस के क्या कहते हैं डिफेंडर थे स्टीव शर्नोडोल्ट, उन्होंने भी एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जर्मन, उन्होंने भी वही बात की जो फिलाडेल्फिया की यूनियन स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने की थी, कि जर्मन की फुटबॉल एक स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल है, इनके प्लेयर्स को इसी तरह की फुटबॉल चाहिए होती है। क्योंकि जो कहते हैं कि जर्मन जो मैनेजर्स हैं और जो यूएस प्लेयर, अच्छा जो जर्मन क्या कहते हैं मैनेजर्स और जो यूएस प्लेयर्स की जो मेंटल थॉट्स होते हैं ना, वो इसलिए इनके आपस में कोलाइड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी इनकी ग्रूमिंग हुई होती है, और यही फ़ायदा क्या कहते हैं दे रही है दोनों नेशंस को आपस में इस तरह कोलाइड होने में और प्लस कंबाइन होने में, क्योंकि इनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई हुई है। और जो जर्मन मैनेजर्स हैं वो यूएस प्लेयर्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। प्लस फाइनली ये जो क्या कहते हैं मेन पॉइंट ये है कि लैक ऑफ जो इमिग्रेशन रूल्स हैं,
इसकी वजह से यूएस प्लेयर्स जर्मनी आना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे अब देखा जाए तो स्पेन में भी और इधर भी काफ़ी अब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कम कर दिया ना देख के यार उनके पास हारे हैं, अच्छे लीग बढ़ रही है, इसलिए शायद मुझे लगता है बाकी मेरे ख्याल स्ट्रक्चर भी बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्टेप है ये। जी, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट जिसमें हमने लीग वन, बुंदेसलीगा और आपको जो मेन टॉपिक बताया कि क्यों यंगस्टर्स जो हैं अमेरिकन ज़्यादा जर्मनी जाते हैं, और ये थी इसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा हमें डिले भी आप कहें तो शायद इसकी वजह से भी हमारी पॉडकास्ट करना पड़ा। सो बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जो हमारा पेज है फुटबॉल ऐप इंस्टाग्राम में 2020 to 2021 उसको भी ज़रूर फॉलो करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अब अगली पॉडकास्ट में हम मिलेंगे आपसे। ये जो चलें जी 5 लीग्स हो गई, अगली पॉडकास्ट हम वो करेंगे, क्या प्रेडिक्शंस के ऊपर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा वो। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Haters, I know G4 pilots on a first name basis.